हेलो एंड वेलकम टू द क्लिफ क्लासेस। सो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि डिमांड ऑफ मनी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार हमें मनी की जरूरत क्यों होती है। सो ये बोलता है व्हाट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये बोलती है कि हमें तीन चीज़ों के लिए मनी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ द ट्रांज़ैक्शन मोटिव, क्योंकि हम एक सामान को खरीदना या फिर दूसरे सामान को बेचना चाहते हैं, तो हमें आदान-प्रदान करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं ताकि हमारी कंटिजेंसी में ये हमको काम आए। देन स्पेक्युलेटिव मोटिव, मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और you want to invest in the shares, so for that matter you need money to make money basically. Then supply of the money, किस तरीके से सप्लाई होती है। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ मनी। पहली होती है टाइम लाइबिलिटी ऑफ द मनी। टाइम लाइबिलिटी का मतलब है यहाँ टाइम इंडिकेट करता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये वाली मनी की सप्लाई हो जाएगी। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, से 10 ईयर का एफडी किया है आपने। देन रिकरिंग डिपॉजिट्स दोज आर लाइक मंथली पेमेंट्स, जैसे कि डिविडेंड है ना, सैलरी, डिविडेंड हो गया, सैलरी हो गया। तो ये क्या है, हमारी रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। ये रोज तो नहीं हो रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दे आर हैपनिंग, से 1 मंथ, 1 ईयर। सो दीज आर कॉल्ड एज द टाइम लाइबिलिटी। सो पब्लिक यहाँ पे अपनी ज्यादा से ज्यादा मनी पार करती है क्योंकि उनको हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है, इनकी लिक्विडिटी लेस होती है, ऑब्वियसली बिकॉज नॉट दे आर नॉट रियरली अवेलेबल, आई मीन रियरली कन्वर्टिंग। देन डिमांड लाइबिलिटी, मतलब डिमांड मतलब जब भी कोई इंसान आपके पास, मतलब बैंक के पास आता है, सो यू हैव टू गिव मनी टू दैट पर्सन। ऐसा कब होता है, जब आपकी मनी करंट अकाउंट में होती है। करंट अकाउंट में तो आप यूपीआई वॉलेट का ही ले लीजिए, मतलब आप यूपीआई का एग्जांपल लीजिए, आपका अकाउंट ऐसे लिंक होता है। एंड जब भी आप एक पिज्जा खाते हैं एंड यू आर मेकिंग अ पेमेंट, यू आर मेकिंग थ्रू अ करंट अकाउंट, सो ये कितना ज्यादा लाइक इट इज वेरी लिक्विड। देन सेविंग अकाउंट होता है उसके बाद। फिर जो एफडी मतलब एफडी है, समझ लीजिए 10 साल की। अब 10 साल हो चुके हैं तो पर्सन कभी भी आ सकता है कि हमको मनी चाहिए। सो जो एफडी है वो अपनी मेच्योरिटी के बाद डिमांड लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड की जा सकती है। बट 10 साल के पहले यू कैन नॉट डिमांड, या यू कैन डिमांड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर। देन मेजरमेंट ऑफ द मनी, M0, M1, M2, M3 एंड M4 ऐसे होती है मेजरमेंट ऑफ मनी। सो पहली बात, हम मेजरमेंट ऑफ मनी कैसे कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी हम कर रहे हैं, दीस आर द पॉइंट्स, कि करेंसी पब्लिक के पास कितनी है। फिर कमर्शियल बैंक्स का हमने डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ले लिया। फिर पोस्ट ऑफिस का हमने डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ये ले लिया, ठीक है। फिर जो M1 है, ठीक है, M1 M1 क्या है कि देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी के हिसाब से मैंने अरेंज किया हुआ है कि जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा लिक्विड होगा, उससे नीचे यदि हम जाते हैं तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कम होते जाएगी। तो आपको दिमाग लगाना है कि लिक्विडिटी वहां ज्यादा होगी जहां पर हमारा कैश रियरली, आई मीन हमारा जो डिपॉजिट है वो रियरली अवेलेबल और रियरली कन्वर्टिंग इनटू द कैश। एंड जहाँ कुछ टाइम लग रहा है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ लिक्विडिटी कम होगी। तो आपको दिमाग लगाना है। अब जो M1 है, M1 में क्या क्या इंक्लूडेड है, वो करेंसी विद द पब्लिक। ये तो मतलब किसी के हाथ में पैसा है तो वो जल्दी से खर्च करेगा। फिर दूसरा है जो कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो, तो M1 में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। बाकी टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और डिमांड और टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट बैंक ये इंक्लूडेड नहीं होते। फिर M2 में हम क्या करते हैं, हम जो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के हैं और डिमांड डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर M3 की बात कर लें तो M3 में हम जो करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक से इंक्लूड कर लेते हैं, बट इसमें पोस्ट ऑफिस के डिमांड और टाइम डिपॉजिट दोनों ही इंक्लूड नहीं होते। फिर M4 की बात करें तो M4 में सारी ही चीजें आ जाती हैं, मतलब करेंसी विद पब्लिक, कमर्शियल बैंक्स के डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ मनी। एक तो नैरो मनी होता है, ये लिक्विडिटी के हिसाब से है। जो M1 एंड M2 है ये लिक्विड होती हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द नैरो मनी। और ब्रॉड मनी M3 एंड M4 को बोलते हैं। और जो M3 है इसको एग्रीगेट मनी सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये M0 क्या है, M0 मतलब वो मनी जो क्रिएट होती है, दैट इज क्रिएटेड बाय हु, इट इज क्रिएटेड बाय द RBI, ठीक है। सो इसको हॉट मनी, हाई पावर्ड मनी या फिर यही मॉनेटरी बेस होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द M0 इट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। अब देखो इसको एक्सपैंड करते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब जो कैश पब्लिक के पास है, कॉइन्स और पेपर मनी के फॉर्म में, ये होता है M0। एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद द RBI, जैसे कि जो CRR है, CRR मेंटेन किया जाता है RBI के पास, ये भी क्या होता है, ये एक टाइप का लाइक M0 होता है। अब इससे मतलब मनी कैसे क्रिएट होती है,
जितना ज़्यादा सीआरआर कम होगा या फिर ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर अदर लाइक आई मीन अदर डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट आरबीआई के पास होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द एन जीरो। देन व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई को, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा। यदि इट इज़ नॉट मनी सप्लायर बट रेदर इट इज़ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये मनी मल्टीप्लायर है कि आप मल्टीप्लायर को इंक्रीज करने में, यदि आप मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करते हैं, देन योर सर्कुलेशन और द मनी सप्लाई विल गोइंग टू इंक्रीज। फिर वेलोसिटी ऑफ मनी की इंक्रीज होने से भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या, कि कितने जल्दी हमारा जो पैसा है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो जितने जल्दी ये होगा मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड दैट मीन्स money supply is increasing. On the other hand, if velocity is decreasing, it indicates that economic activity they are lower and they in turn is restraining the money supply. Then third is जितना ज़्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग उतने ही ज़्यादा अवेयर होंगे और मनी को यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली बूम पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा लाइक प्रॉफिट होता है, दैट्स व्हाई पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड टू स्पेंड। सो इन द बूम पीरियड यू विल सी सप्लाई ऑफ द मनी इंक्रीजेस। देन आरबीआई, जब भी आरबीआई चीप, ईजी, डॉविश या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सीआरआर है और एसएलआर है उसको रिड्यूस कर देता है। अब किसी को जैसे 100% है, 100% का 100% का आपको समझ लीजिए कि ये ₹20, किसी ने बोला कि जैसे 20% आपको एसएलआर और टीआरआर मिला के रखना है, तो वो ₹20 आपको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। जब अब आरबीआई ने बोल दिया कि आपको ₹20 नहीं, आपको सिर्फ ₹10 रखने हैं, तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास ₹90 है, जो वो लेंड कर सकते हैं, लोन में दे सकते हैं। यदि वो ₹90 अब उनके पास लोन में है, तो पहले सिर्फ 80 थे और अब 90 लोन के लिए है, तो ये पैसा ज़्यादा है ना, अब ये वाला पैसा ज़्यादा है देने के लिए, अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देन सीआरआर आई मीन सीडीआर एंड आरडीआर, मतलब कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब कि जो मनी दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी, और जितनी इन्होंने सब सपोज करिए इतनी मनी ये डिपॉजिट में है, ठीक है, दिस मनी इट इज इन द डिपॉजिट, दिस परसेंटेज ऑफ मनी, और ये जो परसेंटेज है ये लोगों ने अपने हाथ में रखा हुआ है, मतलब कि हैंड में रखा हुआ है, और इतना बैंक्स में रखा हुआ है। सो यही चीज इस फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पर समझाई गई है। देन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या, कि जितना भी डिपॉजिट है, जितना भी डिपॉजिट है बैंक्स का, उसके हिसाब से इन्होंने कितना रिजर्व रखा हुआ है। अब कैसा होता है, जैसे कि टोटल डिपॉजिट्स कितना होता है, डिपॉजिट, सो दे हैव डिमांड डिपॉजिट एंड दे हैव टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा है, और इसमें जो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स में जो पैसा है, इन दोनों मतलब ये जो बैंक्स है, समझ लीजिए कि इन दोनों में मिला के इनके पास ₹1000 पड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके हिसाब से जो मतलब जो कैश हेल्ड या फिर डिपॉजिट बाय द डिपॉजिट इन्होंने जो आरबीआई में कर रखा है, मतलब कि समझ लीजिए कि ये जो बैंक में इन्होंने रखा है टोटल रिजर्व, वो है ₹200, और इनका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है वो है 10,000 मतलब ₹1000। सो यही ये चीज़ जो मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसके हिसाब से आई मीन यही इस फ्रैक्शन के हिसाब से बताया गया है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। देन क्रिएशन ऑफ मनी, हाउ मनी इज क्रिएटिंग, वही M0 रिजर्व मनी जिसको हाई पावर्ड मनी, ऐसे अ, मतलब ये M0 वही वो होता है, मतलब मनी क्रिएशन मतलब कैसे M0 इज क्रिएटिंग, और M0 को रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, एंड इट इज क्रिएटेड अंडर द आरबीआई एक्ट, और किसके द्वारा, आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है। अब आरबीआई की एक रिजर्व मिनिमम रिजर्व पॉलिसी है, इसके हिसाब से ये क्रिएट करते हैं क्या, कि लगभग आपको लगभग नहीं मतलब कि यू नीड टू हैव दिस 200 करोड़ रुपया, उसकी यदि आपने वंस मतलब आपने आपने मतलब आरबीआई ने, कि यदि आरबीआई ने एक बार ये 200 करोड़ रुपया अपने पास मेंटेन कर लिया, उसके बाद यू कैन प्रिंट द करेंसी। अब ये 200 करोड़ रुपया जो असेट डिपार्ट मतलब जो इशू डिपार्टमेंट है, इशू डिपार्टमेंट इस 200 करोड़ रुपये को असेट के फॉर्म में रखता है, ये नहीं कि कैश के फॉर्म में। ये फॉर्म होता है जैसे कि रूपी कॉइन, इस फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं इनके पास, गोल्ड बुलियंस होते हैं, जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं वो होती हैं, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब कि जीसैक्स होते हैं वो, ठीक है। ये इस फॉर्म में रिजर्व होने के बाद दे कैन इशू द मनी, मतलब क्रिएट कर सकते हैं मनी। अब लायबिलिटी क्या होती है इशू डिपार्टमेंट की, लायबिलिटीज इसकी होती हैं कि जो पब्लिक ने अपने हाथ में यहाँ पर पैसा रखा हुआ है वो लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी कैसे है, बिकॉज यदि कोई बोलता है 100 रुपया कहीं जाके, ठीक है, और 100 रुपये की बिस्किट लेता है, तो इस 100 रुपये में पे होना चाहिए, सो दैट इज द लायबिलिटी। फिर जो वॉल्ट कैश में बैंक ने रखा हुआ है वो लायबिलिटी है। फिर जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास, जैसे पब्लिक के, बैंक के या फिर गवर्नमेंट्स के, वो इसकी लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है जी। दीज आर देन मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है फ्रैक्शन रिजर्व रेशियो। अभी अ,
जैसे आप मल्टीप्लायर को समझिए कि अ, जो सीआरआर है, सपोज़ सीआरआर 20% का है और ₹100 आते हैं कमर्शियल बैंक के पास, तो उसको सीआरआर तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस ₹100 में से वो ₹20 रख लेगा और ₹80 निकाल देगा कि सर्कुलेट हो। अब ये जो ₹80 है, ये ₹80 फर्दर किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, वो इसमें से 20% रखेगा, फिर ये सर्कुलेट करेगा, तो ये चलता रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज़ द मल्टीप्लायर। तो सीआरआर जितना ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा और सीआरआर जितना ज़्यादा कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये लिखा है कि एवरी आवर जनरेट 1 बाय आवर न्यू मनी। जितना मतलब एवरी नॉट 1 यहाँ पे है एवरी आवर मतलब कि जितना रिज़र्व होगा, जितना हर एक रिज़र्व 1 बाय आवर रिज़र्व की न्यू मनी क्रिएट करता है और एक फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अभी मैंने बताया कि सीआरआर रिडक्शन से ये डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है और कौन-कौन सी चीज़ों से ये डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, लोन की डिमांड बढ़ने से, बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ने से और जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से भी मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होता है। अब कैसे? देखो डिजिटल इकोनॉमी से क्या होता है कि जो आइडियल पड़ी मनी है ना, जो आइडियल कैश पड़ा हुआ है, वो कभी-कभी कैश हमारा खर्च नहीं होता है। बट ये डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है तो अब इसका ट्रांज़ैक्शन काफ़ी ईज़ी हो गया है। तो इसकी वजह से भी। देन वेलोसिटी ऑफ मनी वही कि जो मनी है वो एक हैंड से दूसरे हैंड में कितनी जल्दी पास हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज़ द वेलोसिटी। अच्छा पुअर जो है, पुअर के हैंड में वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिच। रिच लोग कम खर्चा करते हैं, बट जो पुअर लोग हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं दैट इज़ व्हाई। सो अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। 2 टाइप्स के टूल होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स वो हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। आप मेजरेबल तरीके से मतलब इनको घटाकर या बढ़ाकर आप इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इनका होता है। सो नाउ वील टॉक वन बाय वन। पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में देखेंगे। क्या-क्या हैं क्वांटिटेटिव टूल्स? वी हैव सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म रेपो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड यील्ड, जीसैक एक्विजिशन। ठीक है? ये कुछ है सो वील सी वन बाय वन। फर्स्टली सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो व्हाट दे आर? लेट्स टॉक अबाउट जो कैश रिजर्व है। कैश रिजर्व आपको बैंक के पास रखना पड़ता है। यू हैव टू रिजर्व सर्टेन पॉइंट मतलब अभी कितना है? इट इज 4.5। आपकी जितनी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है उसका 4.5% आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बट स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में ऐसा नहीं है। उसमें आपको 18% आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का खुद के पास रखना पड़ता है। डिफरेंस ये है कि सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है बट एसएलआर खुद के पास रखना पड़ता है। और जो सीआरआर है मतलब कैश रिजर्व है, वो कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है आपको आरबीआई के पास और जो एसएलआर है, उसको आप खुद के पास रखते हैं, बट डिफरेंट फॉर्म्स में रख सकते हैं जैसे कैश, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर आरबीआई अप्रूव्ड और सिक्योरिटीज़ हैं, उनमें आप रख सकते हैं। जो कैश रिजर्व है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट जो एसएलआर है, उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? और जो सीआरआर है, वो आरबीआई डिसाइड करता है आरआरबीज के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए, इनके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? एंड कैसे हम डिसाइड करते हैं? अब फोर्टनाइट बेसिस पे, फोर्टनाइट बेसिस मतलब कि 15-15 दिन में आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कि कितना होना चाहिए। और इसमें यदि कोई मेंटेन नहीं करता, यदि कोई बैंक इज नॉट मेंटेनिंग द सीआरआर एंड एसएलआर, सो उसकी जो पेनल्टी है वो लिंक होती है बैंक रेट से, ठीक है? और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों सीआरआर और एसएलआर को रखा जाता है? ताकि बैंक रन से बचा जा सके। बैंक रन क्या होता है बेसिकली? बैंक रन ये होता है कि यदि एक एग्जांपल मैं लूँ, दिस इज़ द रियल एग्जांपल वेल महाराष्ट्र महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक सपोज़ करिए ये एक बैंक है, दिस इज़ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और लोगों को पता चला कि फॉर सम रीज़न इट इज़ लाइक शटिंग डाउन क्योंकि इसकी आई मीन इट इज शटिंग डाउन क्योंकि इट इज नॉट मीटिंग इट्स डिमांड्स मतलब इसके पास इतना लिक्विड पैसा ही नहीं है या फिर इट इज नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट दैट इज वाई ये बंद होने वाला है। तो ये यदि ये जो लोग हैं इनको पता चला कि ये बंद होने वाला है और इनका कैश जो महाराष्ट्र बैंक में है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जाएंगे और लेकर आएंगे। तो ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें सब लोग महाराष्ट्र बैंक के पास जा रहे हैं, इसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये जो सीआरआर और एसएलआर रखा जाता है, ठीक है? ताकि जो बल्क में लोग आ जाते हैं कभी-कभी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो टैकल किया जा सके, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड एज़ द सीआरआर एसएलआर। फिर हम पढ़ते हैं बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रेपो रेट। अब
जो बैंक रेट है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये बैंक रेट को बताया गया है। देन एमएसएफ 2011 से अलाउ किया गया है, रेपो रेट 2000 से। अब जो बैंक रेट है व्हाट बेसिकली दे आर, देखो बैंक रेट, रेपो रेट ये वो चीजें हैं जब कोई कमर्शियल बैंक, बेसिकली इसका फंडा ये है कि जब कोई कमर्शियल बैंक, दिस इज द कमर्शियल बैंक, इसको मनी चाहिए, बेसिकली इट नीड्स कैपिटल, ठीक है, इट नीड्स कैपिटल, तो वो किसके पास जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा। तो जब वो आरबीआई के पास जाता है तो आरबीआई उसको पैसे तो दे देता है, बट आरबीआई बोलता है कि आपको सर्टेन परसेंटेज, मतलब आपको कुछ ब्याज देना होगा, ठीक है। सो ये ब्याज जो बोलते हैं, ये ब्याज होता है वो रेट, जो अलग अलग जो भी हम रेट्स पढ़ते हैं वो, और ये जो आरबीआई देता है, जो आरबीआई लोन दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए दे रहा है, कुछ 1 दिन के लिए, कुछ 14 दिन के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है कि बैंक रेट होगा, कि रेपो रेट होगा, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगा, कि कोलेटरल जरूरत होगी कि नहीं होगी, बट बेसिकली इसका फंडा यही है, ठीक है। सो लेट अस सी, जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है लगभग 28 दिन के लिए, इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है, और ये लगभग 6.75 होता है, जो कि आरबीआई के द्वारा सेट किया जाता है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आपको ओवरनाइट बोरो, ओवरनाइट मतलब सिर्फ 1 दिन के लिए आपको जरूरत पड़ी है कैश की, तो आप दे सकते हैं। बट अब आप क्या करेंगे कि आप पैसा तो ले जा रहे हैं, बट आप गिरवी क्या रखेंगे, तो इसमें गिरवी मतलब जो कोलेटरल है, ये जो एसएलआर की सिक्योरिटीज है, जो जीसेक, मतलब जो जीसेक है एसएलआर की, वो यहाँ आप जाके कोलेटरल के तौर पे रख सकते हैं और एमएसएफ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये एमएसएफ और जो बैंक रेट है वो लगभग सेम है, लगभग नहीं मतलब इट इज सेम, और ये भी आरबीआई के द्वारा सेट किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लगभग 1 दिन से 14 दिन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें भी कोलेटरल की जरूरत तो पड़ती है, बट इसमें जो एसएलआर के अलावा आपके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं, जीसेक वगैरह जो भी हैं, वो एसएलआर के अलावा जो भी है एक्स्ट्रा, मतलब कमर्शियल बैंक के पास, दैट यू विल प्लेज, ठीक है, एंड इट इज लेस देन द एमएसएफ, एंड इसका रेट एमएसएफ और बैंक रेट से कम है। और इस जो रेपो रेट है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड होता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। फिर हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, तो ये एक टाइप की विंडो है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से मिलकर बनी होती है। अब रेपो रेट मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब कि ये आरबीआई है, ठीक है, दिस इज आरबीआई, ये आरबीआई है सेंट्रल बैंक, और ये है हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, अब वो जाते हैं सेंट्रल बैंक्स के पास कि आप हमें पैसा दीजिए। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन तो दे देते हैं, बट ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इसको ही हम रेपो रेट बोलते हैं। अब रिवर्स रेपो क्या होता है, देखो रिवर्स रेपो ऐसा है कि कमर्शियल बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा पैसा है, नाउ दे वांट टू डिपॉजिट कि हमको जिससे इंटरेस्ट मिल जाए, तो सेफेस्ट ऑप्शन व्हाट दे हैव इज द सेंट्रल बैंक। ये इनके पास जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और लगभग देखो 6% का इंटरेस्ट रेट इनको मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए इन दोनों टूल्स का यूज कैसे करते हैं, अब आप एक, अब हम सबसे पहले इस रेपो रेट से शुरू करते हैं। एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर इस रेपो रेट को 9% कर दिया गया है, और एक मतलब जब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, और दूसरा लेके जब इसको डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि जब रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है, जब रेपो रेट को इंक्रीज करा है तो क्या होगा, अब ये होगा कि जो मतलब ये जो लोन है, लोन पे पहले इनको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, बट अब इनको 8 से 9% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब कि 1% बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, यदि ये जो बैंक्स हैं वो ज्यादा पैसा भर रहे हैं, तो उनको भी पैसे की जरूरत होगी, तो वो अपना पैसा कहाँ से निकालेंगे, वो अपना पैसा कस्टमर से निकालेंगे। अब वो कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, सो ऐसे में लोग डिस्करेज होंगे कि क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन पे, तो हम कम लोन लेंगे। सो इससे जो मनी है, मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड, यदि ये जो इंटरेस्ट रेट है जो पहले 8% था, वो अब 7% हो गया है, तो क्या है कि अब बैंक्स है उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो कस्टमर से भी कम लेंगे, तो कस्टमर से कम लेंगे तो कस्टमर्स बोलेंगे कि चलो कम इंटरेस्ट लग रहा है तो हम और लोन ले लेते हैं, तो और लोन लेंगे तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। दैट इज हाउ रेपो रेट वर्क्स। अब रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं कि जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, मतलब कि जो डिपॉजिट पे इनको इंटरेस्ट मिल रहा था वो यदि बढ़ गया, मतलब पहले 6% था, अब मान लीजिए 8% हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अब 6%, पहले समझ लीजिए कि इन्हें 100 रुपए डिपॉजिट करे थे तो इनको 106 मिल रहे थे, बट अभी 100 ही रुपए डिपॉजिट किए और 108 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे कि 2 रुपए यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं तो यहीं पे अपन डिपॉजिट कर देते हैं,
ठीक है, सो मतलब जो बैंक्स हैं वो मोर डिपॉज़िट करेंगे, जिससे कि यदि मोर डिपॉज़िट करेंगे तो लोगों के पास जो पैसा है वो कम होगा क्योंकि अब डिपॉज़िट यहाँ हो गया है ना पैसा। तो पीपल अब लोगों के पास पैसा कम है बैंक लोन लेने के लिए, इससे जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं जो रेपो रेट है, रेपो रेट यदि डिक्रीज़ कर दिया जाए मतलब रिवर्स रेपो रेट यदि या यदि रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा? अब ये होगा कि पहले 6% मतलब ₹106 मिल रहे थे, अब ₹102 मिल रहे हैं मान लीजिए। तो अब ₹102 मिल रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि अब हम यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अब हम लोन देके पैसा कमाएँगे। तो लोन देके पैसा कमाएँगे मतलब कि लोगों के पास ज़्यादा मनी अब होगी मतलब इस सिनेरियो में लोगों के पास ज़्यादा मनी सप्लाई होगी। लॉन्ग टर्म रेपो क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो मतलब कि जब लोन 1 साल से 3 साल के लिए दिया जाता है तो वो होता है लॉन्ग टर्म रेपो, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी क्या है? स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी बेसिकली क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास आइडियल पैसा पड़ा हुआ है मतलब कुछ काम का नहीं है वो सिर्फ़ आइडियल ₹100 पड़े हुए हैं, उस पे ना मतलब उस पे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है कि वो 110 हो जाए। तो इसी केस में अ आरबीआई ने क्या बोला कि आपके पास जो ऐसा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो आप हमारे पास ले आइए जो ₹100 हैं, हम आपको ₹105 दे देंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी कि हमको ₹105 मिल रहे हैं। तो ये जाके करेंगे कमर्शियल बैंक वाले आरबीआई के पास जमा, ठीक है? और इसमें कोई कोलैटरल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या है कि लिक्विडिटी को एब्ज़ॉर्ब किया जा सकता है। बट एज़ अ रिवर्स रेपो में क्या है? रिवर्स रेपो में अ, मतलब ये भी लिक्विडिटी एब्ज़ॉर्ब करने के लिए है, बट इसमें क्या है कि collateral but the difference is कि reverse repo में you need to like submit the collateral but standing facility में you don't need to uh, सबमिट दैट कोलेक्टरल थिंग, ठीक है? बाकी तो इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर मार्केट ऑपरेशन देखते हैं। मार्केट ऑपरेशन बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं कि इन्फ्लेशन है समझ लीजिए मार्केट में, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो अब आरबीआई को इन्फ्लेशन मतलब कि ज़्यादा पैसा है लोगों के पास। अब ये ज़्यादा पैसा है, इसको कैसे लिया जाए? तो आरबीआई ये बॉन्ड इश्यू कर देगा। बॉन्ड इश्यू करेगा और बोलेगा कि 8% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएँगे कि हमारे पास तो पैसा है ही, इन बॉन्ड्स में लगा देते हैं कि ये तो हमारा पैसा ये जो ₹100 हमारे पास पड़ा है, वो हमको 112 या फिर 108 जितना भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो एक्सेस मनी है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो रुपए आरबीआई के पास आ गए और जो बॉन्ड है वो इनके पास चला गया तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई थी वो कम हो गई। ऐसे ही डिफ्लेशन में होता है। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये होते हैं टी-बिल्स या फिर जीसैक ये होते हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं एमएसएस मतलब कि मार्जिनल स्टेबलाइजेशन की। ये भी एक टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसमें स्पेशल तरीके की टी-बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स सोल्ड किए जाते हैं। फिर ऑपरेशन ट्विस्ट इसी के अंदर ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? देखो नॉर्मल क्या है? नॉर्मली ये होता है कि जो लोग हैं, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है एंड लोग मतलब पीपल जो हैं दे विल गो टुवर्ड्स द सेफर ऑप्शन। सेफर ऑप्शन क्या है इनके पास? गवर्नमेंट होता है सेफर ऑप्शन क्योंकि प्राइवेट में तो वॉलेटिलिटी होती है। कंपनी का पता नहीं कब डूब जाए, कब कैसा हो जाए और ये भी नहीं पता कि यदि हमारी मतलब ये जो कंपनी है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, यदि वो डूब गई तो इनको पेमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है? तो लोग गवर्नमेंट को सेफर ऑप्शन मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अपना लॉन्ग टर्म का पैसा जीसेक मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं मतलब ये जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ ये जो कंपनी वगैरह इश्यू करती हैं, इनको लॉन्ग टर्म फंड नहीं मिल पाता क्योंकि सारा पैसा जो है वो जीसेक की तरफ चला जाता है। तो ये रोते रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपनी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, उनको खरीद दिया है और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, उनको बेच दिया है। इससे क्या है कि अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो 15 साल की प्राइवेट सिक्योरिटी में लगाएँ, ठीक है? क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो जीसेक में लगाएँ क्योंकि जीसेक तो शॉर्ट टर्म है, वो 1-2 साल में लिक्विड हो जाएँगी, ठीक है? सपोज़ ये 1-2 साल में लिक्विड हो जाएँगी, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है लगाने का। सो नाउ मतलब एक ही ऑप्शन बचा है प्राइवेट सिक्योरिटी, तो लोग प्राइवेट में ही लगाएँगे तो इनके पास ज़्यादा पैसा है, सो नाउ दे आर हैप्पी। फिर एक तरीके का है जीसैक एक्विजिशन। जीसैक एक्विजिशन मतलब कि जो अनकंडीशनल स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है लार्ज स्केल में उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है? फिर हम बढ़ते हैं बॉन्ड यील्ड। आप एक बात याद रखिए कि जो बॉन्ड का प्राइस है, ठीक है? बॉन्ड का प्राइस और बॉन्ड की यील्ड हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होती है। इनवर्सली रिलेटेड कैसे होती है? अब मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे बॉन्ड का प्राइस है ₹100, ठीक है? और वो बॉन्ड का प्राइस बिक रहा है, समझ लीजिए 99 रुपए में। यदि कोई इंसान इसको होल्ड करके रखा है, 99 में इसने खरीदा है, तो इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है? ₹1 का, ठीक है? मतलब ये डिस्काउंट रेट की बात कर रही हूँ मैं। और वहीं यदि ये जो बॉन्ड है, ये ₹95 में किसी ने खरीदा, तो इसकी बॉन्ड यील्ड है ₹5, तो इसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब इसी केस में देखो, ये तो मैंने बोला कि डिस्काउंटेड प्राइस पे, पर ये जो बॉन्ड्स हैं, ये कैसे होते हैं? ये मतलब ₹100 का है और ऐसा होता है कि हम इसको 8% ब्याज पे बिक रहा है ये। तो मतलब कि जो इसको होल्ड किया है ₹100 वाला, वो मतलब जभी भी ये मैच्योर होगा, तो उसको ₹108 मिलेंगे। बट बट होता ये है समटाइम्स कि
ये जो मतलब कभी-कभी ये जो बॉन्ड है इसके प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, तो मान लीजिए किसी को ₹105 देना पड़े और इसको 8% ब्याज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अब इसको 100 जो मतलब ₹105 देने पड़े थे, अब इसको सिर्फ ₹3 मिल रहा है, तो बॉन्ड यील्ड कम हो गई, ऐसे बॉन्ड यील्ड होती है, ठीक है? सो कुछ-कुछ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अच्छा, ऑपोज़िट होगा इनके केसेस में दैट यू कैन डिराइव। जैसे राइज़ इन द इंटरेस्ट रेट, जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने अपना रेपो रेट हाइक कर दिया है। रेपो रेट हाइक करना मतलब कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अब क्या करेंगे कि क्योंकि इनको हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये अपना पैसा आरबीआई के आरबीआई के पास रखेंगे। तो ये जो बॉन्ड है, पहले जो इसकी डिमांड ज़्यादा थी, अब उसकी डिमांड कम हो गई है। मतलब पहले जो ₹101 में बिक रहा था, वो अब ₹98 में बिक रहा है। ठीक है? तो अब इसकी बॉन्ड क्या हो गई? इसकी बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ गई। देन दूसरा केस है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन इरोड करता है फिक्स्ड रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड्स और इनको लेस वैल्यूएबल बनाता है। देन गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग में क्या है कि पहले तो सिर्फ कंपनीज के बॉन्ड्स थे मार्केट में, बट अब गवर्नमेंट ने भी अपने बॉन्ड निकाल दिए। तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं और कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो इनकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, इनका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है कि लोग बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट ना होके स्टॉक, एसेट्स इनकी तरफ, मतलब ये जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह इनकी तरफ चले जाते हैं। तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, तो बॉन्ड सॉरी जो बॉन्ड प्राइस है वो कम हो जाता है, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। फिर फॉरेन इन्वेस्ट सेल करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, सेल कर दिए। पहले तो समझ लीजिए कि 10 ही बॉन्ड थे, 10 ही बॉन्ड थे मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल करके उनको 15 कर दिए हैं। तो क्या है कि लोगों के पास मोर ऑप्शन है तो प्राइस इसका कम हो गया है, प्राइस इसका कम हो गया, तो यील्ड बढ़ गई है। दैट इज़ इट। या मॉनेटरी पॉलिसी कि हमने क्या कर लिए हैं, वी हैव डन ऑल द क्वांटिटेटिव टूल्स, अब हम क्वालिटेटिव टूल्स करेंगे। हमने कंप्लीट किए हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, अब हम क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ेंगे। सो वी हैव क्वालिटेटिव टूल्स लाइक मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन, मार्जिनल लोन टू वैल्यू रेशियो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये क्या होते हैं? फर्स्टली मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन मतलब कि हमें नैतिक रूप से उनको बढ़ावा देना है कि यू शुड डू इट। अब हम कैसे कर सकते हैं नैतिक रूप से? उनको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाओ, उनको भाषण वगैरह दो, देन इनफॉर्मल मीटिंग्स बुलाओ कि आपको यू शुड लाइक डिसैमिनेट the objectives of the monetary policy committee, लेटर्स लिखो उनको, सेमिनार वगैरह लगाओ, जब उनको वहां पे मोटिवेट करो। फिर यदि कोई मॉरल सुएजन से नहीं मानता है तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। हम उनसे बोलेंगे कि इफ यू आर नॉट लाइक टेकिंग ऑल दी instructions under that has given in the conferences, यदि आप नहीं करते हैं then you will be liable for the penalization, या फिर आपके ऊपर एक strict action लिए जा सकते हैं आरबीआई एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, या फिर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर, दैट इज पीएसए। देन एक और मेजर होता है दैट इज लोन टू वैल्यू रेशो। अब देखो, आपको जैसे 1 करोड़ का लोन चाहिए फॉर दी हाउस, आपको घर बनाने के लिए 1 करोड़ का लोन चाहिए। अब आपके घर में ये जो गोल्ड पड़ा हुआ है, आपने सोचा कि मैं इसको गिरवी रख के आता हूँ और मैं इससे लोन, मतलब इससे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं खरीद लूंगा घर, ठीक है? तो होगा ये कि आप जितना भी सपोज करिए आप 1 करोड़ का ही लोन मतलब गोल्ड लेके गए हैं बैंक के पास, तो आपको जो बैंक पूरा का पूरा गोल्ड तो देगा नहीं, मतलब पूरा पूरा गोल्ड के पैसे नहीं देता है, वो थोड़े कम पैसे देते हैं। जैसे कि 1 करोड़ का है, सो दे विल से कि हम आपको सिर्फ 75 लाख देंगे, ठीक है, 25 लाख नहीं देंगे। तो ये चीज होती है, मतलब कि कितना रेशियो, कितना मार्जिन आपको मिल सकता है। तो ये चीज काफी कम रखी जाती है कभी कभी, या फिर कभी कभी ज्यादा रखी जाती है, वो डिपेंड करता है। दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स, ये डायरेक्ट नहीं है बट क्वांटिटेटिव टूल्स है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। अब सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कि ये सिलेक्टिवली लिए जाते हैं, जो कि टारगेटेड मेजर होते हैं आरबीआई के द्वारा, जिससे कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को मेजर किया, मतलब फ्लो ऑफ क्रेडिट को रोका या बढ़ाया जाता है। अब क्रेडिट राशनिंग स्कीम या फिर क्रेडिट राशनिंग सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? तो क्रेडिट राशनिंग सिस्टम मतलब कि इंडिविजुअल सीलिंग लगा दी कि आप मान लीजिए कि 50 लाख से ज्यादा लोन नहीं ले सकते, ऐसा। देन क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम मतलब कि यदि आपको 1 करोड़ से ज्यादा का लोन लेना है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखिए, जितने भी मतलब जितने हम अप्रूवल ये सब चीजें लगाते हैं उतना ही लोग डिस्करेज होते हैं, ठीक है? सो इसी तरीके का ये एक डिस्करेजमेंट है। या फिर इनकरेजमेंट भी कर सकते हैं कि यदि हमें फ्लो बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि बोल देंगे कि आप 1 करोड़ के लोन पे यू डू नॉट नीड टू हैव अप्रूवल। दीज आर द थिंग्स। देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पहली बार 1960s में देखा गया था, एंड अभी तक जो मुझे डेट मिली है दैट इज 1968, विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हैव इंट्रोड्यूस्ड। एंड 2019 में आरबीआई की यूकी सिन्हा कमेटी ऑन द एमएसएमई लोन रिफॉर्म, इन्होंने सजेस्ट किए थे सम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। व्हाई आई एम लाइक, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? बिकॉज यदि आपको आ गया कि यूके सिन्हा कमेटी किस बारे में देखी गई थी, तो यूके सिन्हा कमेटी आरबीआई ने फॉर्म की थी रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
ठीक है? और ये भी बोल सकते हैं कि मतलब इन इन 2 में से 2 ऑप्शन दे दिए, एमएसएमई दे दिया और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे दिया, तो दोनों ही करेक्ट होंगे यूके सिन्हा कमेटी के रेफरेंस में। 2020 में इसमें 2 न्यू ऐड अप किए हैं, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, यदि आप स्टार्टअप्स में फंड देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में देते हैं, हेल्थ केयर में देते हैं, तो ये भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर गिने जाएंगे। इसके पहले कौन-कौन थे? इसके पहले देखो ये वाली थी, जैसे कि आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, एंड सम जनरल रेसिडुअल, मतलब कि सम जनरल लोन्स। सो दीज आर द थिंग्स। फिर कैसे होते हैं ये? व्हाट इज द सीलिंग? जो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं, जिनकी 40 या फिर उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनको अपना 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सीलिंग्स है, मतलब कि एग्रीकल्चर की एंड देन रिन्यूएबल की, ये मतलब ये माइक्रो टारगेट्स हैं। फिर यदि कोई फॉरेन बैंक है, उसकी लेस देन 20 ब्रांचेस हैं, तो उसको भी 40% लोन देना पड़ेगा। फिर आरआरबीज मतलब कि रीजनल रूरल बैंक, उनको 75% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही मतलब जो बैकवर्ड सेक्टर्स हैं उन पे फाइनेंस पहुंचाने का काम है। सो दे हैव द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट देयर लोन्स शुड डिसेमिनेट टू द टारगेटेड सेक्टर। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भी 75% है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सो दे आर लाइक 75%। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनका अभी पता नहीं है। फिर यदि कोई सपोज करिए कि एक बैंक है, बैंक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और एक दूसरा बैंक है ए, जिसने अपना टारगेट ओवर अचीव कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है? जैसे उसने एग्रीकल्चर में ओवर अचीव किया है, तो वो अपने ये सर्टिफिकेट बना के बेच सकता है दूसरे डेफिसिट वाले बैंक को। तो आप इस टाइप के सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का ले लिया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ले लिया, माइक्रो एंटरप्राइजेस, या फिर जनरल का ले लिया, ठीक है। अब एक सिचुएशन वो आती है जब आप जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, मतलब आपने दिया ही नहीं, मतलब यू हैव नॉट disseminated the loan either through like these certificates or by the self, मतलब बैंक ने भी नहीं दिया और सर्टिफिकेट भी नहीं खरीदे, तो क्या होगा कि आपका वो जो फंड, प्रेस्क्राइब्ड फंड है, वो या तो नाबार्ड के रीजनल, सॉरी, जो नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसमें चला जाएगा, या तो सिडबी के, या तो सिडबी का नेशनल हाउसिंग बैंक और मुद्रा, इनमें जा सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है जाने के बाद? इसमें जाने के बाद ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कैपिटल जो है वो लॉक हो जाता है। देन व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग इट? तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं कि हमें अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी वांट टू डू इट? सो डिफरेंट इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स पर फोकस करती है, जैसे जो सिंगापुर वगैरह है, बिकॉज दे आर मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो वो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करती हैं। सो इसके लिए व्हाट दे हैव लाइक व्हाट दे शुड डू, उनको अपने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो उस पे फोकस करते हैं। देन मल्टीपल इंडिकेटर्स, लोग कभी कभी, मतलब लोग इन द सेंस जो इकोनॉमीज है वो मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करती है। देन इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ इंडिया में तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो डिसाइड करती है ये किसके अंडर बनाई जाती है? ये आरबीआई एक्ट के अंडर बनाई जाती है, एंड इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स ऐसे होते हैं कि सिक्स मेंबर्स, ओके, दे हैव 6 मेंबर्स, एंड 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, और 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, ठीक है, 3 3 मेंबर होते हैं दोनों के। एंड कोरम मतलब कि हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू कन्वीन अ मीटिंग? सो 4 मेंबर्स शुड बी देयर टू कन्वीन द मीटिंग। यदि 4 मेंबर से ज्यादा नहीं है, सो वो मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की जा सकती है। अब कास्टिंग वोट मतलब कि 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, दे हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग, देन हु विल डिसाइड? देन गवर्नर विल डिसाइड बाय द वोट कि किसकी तरफ जाना है। जो जिसकी तरफ गवर्नर चले जाएंगे वो वाला डिसीजन फाइनल हो जाएगा। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है। एंड व्हाट इज कौन सा इंडेक्स यूज होता है? सीपीआई, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पब्लिश करती है डिफरेंट इंस्टेंसेस कि हमने ये वाला इंस्टेंस लिया है, ये इंस्टेंस लिया है। सो 3 टाइप के इंस्टेंसेस होते हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, यदि आरबीआई ने कैलिब्रेटेड टाइटनिंग एक इंस्टेंस ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि रेपो रेट या तो वो इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट टाइम, या तो न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब या तो पॉजिटिव या जीरो, ऐसा। न्यूट्रल में मतलब वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब कि वो नेक्स्ट टाइम में घटाएंगे या तो जीरो रहेंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा। फिर बैंकिंग रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट, देखो, ये जरूरी नहीं है जो अभी हमने मेजर लिया है कि हम सीपीआई के बेसिस पे अपना इन्फ्लेशन देखते हैं, तो हर टाइम पे ऐसा नहीं था। हमने मतलब डिफरेंट चीजें ली थी। पहले हम एमसीएलआर देखते थे, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, फिर हम एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट देखने लगे, फिर अभी रेपो रेट देखते हैं, ठीक है।
देन व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशन ये है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजंस लेती है वो कभी कभी इफेक्टिव क्यों नहीं होते, हमें ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखते, तो कुछ लिमिटेशंस हैं उस कमेटी की या फिर उसके डिसीजंस की। कि जो रेपो रेट, क्योंकि जो कमेटी है वो तो रेपो रेट को ही इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और रेपो रेट हमारे यहाँ मतलब इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है बैंक्स का, इसीलिए वो इफेक्ट भी नहीं होता। फिर जो बैंक्स हैं, मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि बैंक वो वाला ये जो रेपो रेट मतलब जिस पर्पज से इंक्रीज या डिक्रीज किया है वो कस्टमर्स तक तुरंत ही डिसैमिनेट कर दें। तो सप्लाई साइड इशू है यहाँ पे, गवर्नमेंट साइड के कुछ इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे यहाँ, और इनफॉर्मल मनी लेंडिंग। मतलब जो लोग हैं वो बैंक्स के पास ना जाके जो अपने लोकल जो बड़े लोग होते हैं उनसे ही पैसे ले लेते हैं हायर इंटरेस्ट पे, क्योंकि उन तक रीच करना, उनसे पैसे का लेन देन करना वो आसान होता है, इसीलिए। अच्छा, एक चीज आपको सुधार लेनी है कि जो पीएसएल लेंडिंग यदि कोई फेल हो जाता है, सो दे हैव टू सबमिट देयर फंड अंडर नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या तो दूसरा इनके पास ऑप्शन होता है नेशनल हाउसिंग बैंक एंड सिडबी का मुद्रा। जो सिडबी का मुद्रा लिमिटेड है ना, दैट इज द होली सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। ये मुद्रा लिमिटेड जो है दैट इज द होली सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। एंड नेशनल हाउसिंग बैंक ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया